संजय जी, मैं सबसे पहले आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, नंबर्स के लेंस से अगर देखना है तो आपका एक क्लियर टेक इस पर कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज का गिरना किन वजहों से है ये समझाइए। क्या, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं आप अगला सवाल पूछूंगी। संजय जी, ये क्या संकेत देता है? हाँ, नहीं देखिए, निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज गिरा है, लेकिन तुलना किससे की जा रही है? तुलना की जा रही है 2019 या 2014 के चुनाव से। अगर आप इन दो चुनाव को किनारे रख दें और उसके पहले के चुनाव शुद्ध करें, बल्कि आप 52 से लेकर करके 2009 तक के चुनाव के टर्नआउट के एवरेज से भी करेंगे तो आपको चुनाव का टर्नआउट गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों चुनाव थोड़े से अनयूजुअल चुनाव थे, थोड़े अलग थे। 2014 के पहले देश भर में एंटी करप्शन मूवमेंट जोरों पर था और एक तरह से कांग्रेस विरोधी मूड था देश में। प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी के लिए एक आकर्षण था और एक बहुत जबरदस्त दूसरे तरह का चुनाव हो रहा था। और 2019 में हम सबको पता है पुलवामा बालाकोट के बैकड्रॉप में हुआ, तो बहुत उत्साह था। तो पहली बात तो ये कि अगर दो चुनावों को आप अलग कर दें और उसके पहले के अगर आप 15 लोकसभा चुनाव के एवरेज टर्नआउट से तुलना करेंगे तो आपको गिरा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि चुनाव में टर्नआउट जो है वो बड़ा सम्मानजनक है। लेकिन अब दूसरी बात पर आता हूं, क्या कारण हो सकते हैं? ओवरऑल तो गिरता हुआ बिल्कुल निश्चित दिखाई पड़ता है। गिरता हुआ मतदान किस कारण से हो सकता है? पहला, अर्बन इलाकों में अगर गिरा है तो उसकी एक वजह शुक्रवार भी है, लॉन्ग एक्सटेंडेड हॉलीडे, शुक्रवार शनिवार इतवार। कई ऐसे मतदाता होते हैं जिन्हें लगता है कि वोट देने से तो अच्छा है कि इस छुट्टी का इस्तेमाल किया जाए और कहीं घूम आए। मौसम का भी जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन अगर ये दोनों एक बड़े नैरेटिव बताते हैं। लेकिन अगर आप देखें बिहार में भी, जिसकी चर्चा कर रहे थे कि एवरेज शायद 7-8% कम हो रहा है, लेकिन एक एक कंस्टिट्यूंसी को अलग अलग देखें तो पूर्णिया में 3.5% कम है, दूसरे किसी कंस्टिट्यूंसी में 6 या 7% कम है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट जो है वो भी एक फैक्टर है। जिस लोकसभा क्षेत्र में ऐसा लगने लगता है कि एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार है और दूसरा बड़ा कमजोर है परसेप्शन के हिसाब से, तो टर्नआउट कम हो गया। लेकिन जहां कांटे का मुकाबला है, बंगाल के कंस्टिट्यूंसीज को देखें आप, पहले दौर की जितनी कंस्टिट्यूंसी थी सब में लगभग उतना ही मतदान हुआ जितना 2019 में हुआ था। दूसरे दौर की कंस्टिट्यूंसी में तो थोड़ा कम हुआ है। बंगाल का चुनाव देश के अलग दूसरे राज्यों के चुनाव से थोड़ा अलग दिखता है। मैं अभी भी कह रहा हूं परसेप्शन के हिसाब से लग रहा है वहां बड़े कांटे का मुकाबला हो रहा है। तो ये जो मुकाबला किस तरह का है, ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है वोटरों को एक तरह से में उत्साह पैदा करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए। और दोनों तरफ के वोटर, एक पार्टी के समर्थक और दूसरी उस पार्टी के विरोधी, सारे लोग बूथ पर जमा होते हैं और वोट करते हैं। मुझे लगता है कुल मिला के मैं इन टर्नआउट के फिगर को ऐसे ही रीड कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उत्साह लोगों में कम है, कोई एक सेंट्रीफ्यूगल वजह नहीं है जिसकी वजह से सब बूथ की तरफ भागे, और बाकी वजह तो गर्मी तो है ही भीषण। लेकिन इन सब के बीच अगर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, अगर उत्साह कम है तो ये सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदायक है या विपक्ष के लिए है? फायदेमंद किसके लिए है? नहीं, ऐसे तो कोई संकेत नहीं है कि इसका नुकसान सत्ता पक्ष को होगा या विपक्ष को होगा। मुझे लगता है नुकसान जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे लोकतंत्र के लिए है, कि अगर लोकतंत्र में लोगों की चुनावों में दिलचस्पी, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की एक तरह से लाइफ लाइन है। अगर आप लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना, वोटरों का बूथ पर आना, वोट देना, तो लोकतंत्र का नुकसान है। देश के जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, उसके लिए नुकसान है कि आप पॉलिटिकल पार्टियां जनता में उत्साह नहीं पैदा कर पाई इस चुनाव के बारे में, तो नुकसान लोकतंत्र का होता हुआ दिखाई पड़ता है। आशुतोष जी, अब एक कमेंट आपसे छोटा सा लेकर फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का तुरंत रुख करूंगी। कई लोग ये मानते हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर उनके इर्द गिर्द हो रहा है। विपक्ष का प्लैंक है कि हम लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम 2047 के लिए विकसित भारत के संकल्प के साथ चल रहे हैं। अब अगर इन दो फोर्सेस को दोनों तरफ हम रख ले तो ऐसे में वोटरों का उत्साह कम होना, जबकि माना जाता है कि वोटर जागरूकता बढ़ती है, हर चुनाव में बेहतर होती है स्थिति, उसका घटना
आपको क्या लगता है इससे किस हिस्से किस साइड को फायदा हो रहा है? तो अंजना जी, चूंकि आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, मैं दरअसल नरेंद्र मोदी के जिक्र से अपनी बातचीत शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने शुरू किया तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम बार बार दो फेज में हमने कहा कि उदासीन है, जो वोटर है वो उदासीन है। सवाल ये उठता है कि वो वोटर उदासीन क्यों है, वोटर उदासीन क्यों है, यह समझना पड़ेगा। अभी संजय जी ने 2014 के पहले की बात की। देखिए, 2014 के बाद से भारत की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है। हमने 2014 के पहले भी चुनाव कवर किए और देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से दो अलग अलग खेमों में बटा है वोटर आज की तारीख में, या तो वो नरेंद्र मोदी के साथ है पूरी कमिटमेंट के साथ, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ है पूरे कमिटमेंट के साथ। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहती। यह स्थिति आज की तारीख में भारत के चुनाव में हो गई है। वैसी स्थिति में अगर वोटर प्रतिशत गिरता है तो इसका साफ मतलब यह है कि या तो नरेंद्र मोदी के समर्थक उस या तूफान के बीच में हर सीट पर पहुंच रही हूं। एक बार आशुतोष जी को दिखा दीजिए। आशुतोष जी, जो आपने कहा है उसका सामना मैं रोज कर रही हूं, क्योंकि हर दिन जहां भी जिस लोकसभा सीट में जाते हैं एक तूफान आता है और तूफान के बीच में बहुत मुश्किल होता है। जो आपने कहा ना कि मतलब एक इस तरफ है एक उस तरफ है और दोनों को एक दूसरे को मतलब फूटी आंख जिसको कहा जाता है, वाकई ये नहीं आ रहा है। लेकिन उदासीनता किसके लिए बेहतर है? उदासीनता किसके लिए बेहतर साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल काम। मैं क्यों कह रहा हूं मैं उदासीनता को खोजने की कोशिश करूं? उदासीनता क्यों है? मैंने कहा दो खेमों में बटे हुए हैं, तो दो खेमों में ये है कि हर जो पक्ष है, जो विपक्ष, दोनों का एक खास तरीके का कमिटमेंट हो जाता है कि या तो मैं नरेंद्र मोदी को वोट हराने के लिए दूंगा या नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए दूंगा। लेकिन अगर उदासीनता दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को हराने वाला कह रहा है कि यार कोई फायदा नहीं है, तो अब क्यों जाके वोट करें, फिर जीतना तो इनको ही है, या उनको हराने वाला वो भी उसी तरीके की बात करता है। तो ये दरअसल दुधारी तलवार है और इसके बारे में आज की तारीख में बिना रिजल्ट आए ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि दरअसल कौन नहीं निकल रहा, वो जो हराने वाला है या वो जो जिताने वाला है। इसलिए मेरा कहना यह कि उदासीनता दोनों ही पक्षों के लिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और एक चीज जो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रही है वो ये दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर एक थोड़ा सा फटीग जरूर आ रहा है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक ही चेहरे को बार बार देखने के बाद एक तरीके की बोरियत भी होती है, तो इसलिए उदासीनता आती है। लेकिन मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि दरअसल इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है या फिर इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, अब पॉलिटिकल लोगों के पास पहुंच जाते हैं, यही से आप बात को आगे ले जाइए। जो एनालिसिस है संजय जी का और आशुतोष जी सीधा कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार को लेकर एक फटीग लोगों के मन में आ गया और शायद इसीलिए ये उदासीनता है। देखिए अंजना जी, अभी आशुतोष जी एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उदासीनता तो है, पर वो क्यों है उदासीनता ये वो नहीं समझ पा रहे थे। पर एक बात जो समझ गए, वो कह रहे हैं कि एक चेहरे को बार बार देखने से बोरियत हो जाती है। आशुतोष जी का चेहरा भी बहुत लंबे समय से एज पॉलिटिकल एनालिस्ट देश की जनता देख रही है, कितनी बोरियत हो गई होगी मैं नहीं जानता। पर आज के अगर एनालिसिस और उदासीनता पर अगर सच्चा विश्लेषण आशुतोष जी करें तो उनको देखने को मिल जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज शायद तभी ज्यादा बेहतर होता है जब एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट अच्छा होता है। अगर पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट दोनों ओर से अच्छा होगा, अगर दोनों पक्षों के वोटर्स को उम्मीद होगी, तो निश्चित रूप से एक अच्छा वोटर टर्नआउट आएगा। अब दो विकल्प देश के सामने हैं, एक विकल्प तो हमारा है और वो हमारे विकल्प को लेकर के जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारे वोटर कि हमने आकांक्षाओं पर खड़े होकर के जो वादे हमने किए थे, उनके सामने जो अनसॉल्व्ड इश्यूज थे 10 सालों के, जो हमने पूरे करने का काम किया, चाहे फिर वो आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, करप्शन को लेकर के इशू हो, इंसर्जेंसी को लेकर के इशू हो, कश्मीर का विषय हो, इन सब विषयों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हम उस पर 100% उतरे। उसको लेकर के हमारे वोटर में उत्साह है। उसी दूसरी ओर जो इंडिया अलायंस का वोटर है, उसके पास हताश होने के बहुत कारण है अंजना जी। निश्चित रूप से जिस प्रकार की एक आपसी मतभेद इन फाइटिंग इनके अलायंस में हमने रांची की रैली में देखा था, अभी कैसे वहां पर मारपीट तक बात बनाई, हमने देखा कि केरल में क्या हो रहा है, हमने देखा कि बंगाल में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कहने को अलायंस बहुत जगह है, पर ग्राउंड पर क्या स्थिति है वोटर वो समझता है। दूसरा कारण जो हताश होने का है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो एक तुष्टीकरण की राजनीति पर उतरी है कांग्रेस पार्टी और इनका पूरा इंडिया अलायंस, जो एक धोखे की राजनीति पर उतरी है और एक वर्ग विशेष के वोट को कब्जाने के लिए बाकी सबके हितों को अनदेखा करने का काम जो कर रही है, उसको लेकर के भी वोटर्स में बहुत हताशा है।
आज देश का SC ST OBC वर्ग नहीं सोच रहा होगा कि हमारे आरक्षण को काट के कैसे कर्नाटक में, बंगाल में, OBC वर्ग में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा काम कर रही है। अपने मैनिफेस्टो में कैसी बातों को जोड़ रही है, इस देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाने का विचार कर रही है, क्योंकि उनको एक वर्ग का विशेष का वोट चाहिए और इसको लेकर के भी हताशा है। और निश्चित रूप से जो उदासीनता जो पूरे इंडिया अलायंस के वोटर्स में है, वो देख पा रही है कि नेता आ तो गए साथ, पर जिनका ना चाल, ना चरित्र, ना कोई नेतृत्व, कोई मेल नहीं है। और वो भी ऐसे लोग साथ आए जो पहले एक दूसरे को गाली किया करते थे, भ्रष्ट बताया करते थे। उनमें से भी आज लेटेस्ट फ्रेश एग्जांपल्स हैं भ्रष्टाचार के। कहीं कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का चला गया, कहीं कोई झारखंड का चला गया। इन सब विषयों को देखते हुए मैं मानता हूं अंजना जी, जो हताशा है वो एक वर्ग विशेष में है। कांग्रेस पार्टी का वोटर एक वर्ग विशेष का तो आ रहा होगा, ठीक है। अब साबरा साहब बोल रहे थे, मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, मुझे पता है उन्होंने विशेष स्नेह आप पर बरसाया है, उसका आप जवाब जरूर देना चाहेंगे।